नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, अब जे-एंड-के यूटी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, हर एक को अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन फाइल करनी होगी। इससे पहले क्या होता था, हम अपनी एपीआर एनुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट जो कि उसे ऑफलाइन फिल करके अपने डीडीओज़ के पास सबमिट करवा देते थे। लेकिन अब मैंडेटरी हो गया है कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन ही देना होगा। इसके लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक अलग से पोर्टल ओपन कर दिया है, जिसमें हर एक एम्प्लॉयी को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन ही फिल करना है। अब ये सारा क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे एक एम्प्लॉयी अपने आप को रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद हम अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न्स है उसे कैसे फाइल करेंगे, आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाया जाएगा। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन या लैपटॉप से किसी ब्राउज़र को ओपन करके उसकी सर्च बार में आपने टाइप करना है prs.jk.gov.in। जैसे आप टाइप करेंगे, टाइप करने पर सबसे पहला ही लिंक आपके रिटर्न सिस्टम, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे ओपन हो चुकी है। फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हर एक एम्प्लॉय को अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इससे पहले हर एक एम्प्लॉय, हर एक डीडीओ को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि आप अपने सीपीएस सिस्टम में अपना मोबाइल नंबर, अपने ईमेल को अपडेट कर दें। अगर अभी भी कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसके सीपीएस सिस्टम के साथ उसका मोबाइल नंबर, ईमेल अपडेट नहीं हुई है, आप अभी भी करवा सकते हैं। तभी आप अपना जो प्रॉपर्टी रिटर्न है उसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अब आपने जहाँ पे अपना सीपीएस नंबर एंटर करना है, दिया गया जो कैप्चा होगा उसे आपने यहाँ पे एंटर करना है। और जैसे ही आप अपना सीपीएस नंबर एंटर करेंगे, दिया गया कैप्चा एंटर करने के बाद फैच पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एक ओटीपी सेंड किया गया है, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी सेंड किया गया है और वही ओटीपी आपके ईमेल पे भी सेंड किया गया है। अगर आपके मोबाइल में उस समय सिग्नल नहीं है, आप अपनी ईमेल को चेक कर सकते हैं, सेम ओटीपी आपके ईमेल पे भी सेंड किया गया होगा। आपने उस ओटीपी को जहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपने अपना एक पासवर्ड जहाँ पे क्रिएट कर लेना है और रीटाइप भी आपने उसी पासवर्ड को करना है जो आप अपना खुद से अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उसे आपने डायरी पे भी नोट कर लेना है, सो दैट आप लॉगिन कर सको। दिया गया जो कैप्चा होगा उसे आपने जहाँ पे एंटर करना है, एंटर करने के बाद आपने जहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लिया है। पासवर्ड को फिर से कंफर्म करना है, जहाँ पे टाइप करना है, दिया गया जो कैप्चा था उसे भी जहाँ पे टाइप कर दिया। अब आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, आपके पासवर्ड में कुछ कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, स्पेशल करैक्टर नंबर आप ऐड कर सकते हैं और उस पासवर्ड को आपने अपनी डायरी पे भी नोट कर लेना है, सो दैट आप इजीली से लॉगिन कर पाएं। सारा कुछ होने के बाद आपने जहां पे लास्ट में रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो जहां पे आप देख सकते हैं हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो चुकी है। आपको जहां दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको आपका एम्प्लॉय कोड दिख जाएगा इस तरीके से। इसके बाद जहां पे नोटिफिकेशन आपके सामने होगा देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हर एक एम्प्लॉय को अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होगा। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या आने वाला है, नंबर 1 आपका डिपार्टमेंट, जहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप अपने डिपार्टमेंट को चूज कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जहाँ पे चूज कर लिया है। जहाँ पे आपका नेम ऑटोमेटिक प्री फिल रहेगा, आपकी डेजिग्नेशन प्री फिल रहेगी। इसके बाद आपने अपना ऑफिशियल एड्रेस आपने जहाँ पे एंटर कर देना है। नेक्स्ट जहाँ पे पूछा गया है इज डिप्यूटेड, अगर आप डेपुटेशन पे हैं तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट इसको टिक कर लेना है। नेक्स्ट रहने वाला है पे स्केल। आपको पे स्केल नहीं पता है, हर एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी स्लिप को कैसे डाउनलोड कर सकता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले आपने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी सारी बेसिक इन्फो जहाँ पे एंटर कर लिया है, अपना ऑफिशियल एड्रेस जहाँ पे एंटर कर लिया है, पे स्केल को मैंने जहाँ पे एंटर कर लिया, अपनी ग्रॉस सैलरी को भी एंटर कर लिया है, अपनी अपॉइंटमेंट डेट को मैं जहाँ पे एंटर कर चुका हूँ, अपनी फैमिली स्ट्रेंथ को एंटर कर चुका हूँ। नेक्स्ट जहाँ पे रहने वाला है कि अगर मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है जिसे मैं ओन करता हूँ और वो प्रॉपर्टी मुझे मेरे फादर के द्वारा दी गई है तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा। फिलहाल ऐसी कोई प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है। इसके साथ साथ कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट मेरे नाम पे जो कि मुझे इन लॉज की तरफ से दिया गया हो, फिलहाल वो भी नहीं है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को जहाँ पे सेलेक्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट जहाँ पे रह जाएगा कि लास्ट एपीआर मैंने कहाँ पे सबमिट करवाई, डेजिग्नेशन जेडीओ अखनूर, तो जहाँ पे पूरी डिटेल मैंने फिल कर ली है। सेम आपने जैसे ही फिल कर लेनी है आपने अपनी समझ के साथ। नेक्स्ट आपने जहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सेव का, तो आपने सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे सेव हो जाएगी। सेव
सेव होने के बाद आपने जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन जहाँ पे एंटर की थी वो सेव हो चुकी है। इन केस अगर आप उसे अपडेट करना चाहते हैं तो आप कभी भी उसे अपडेट कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन से पहले आप जितनी बार मर्जी उसमें लॉगिन करके किसी की सलाह लेके आप कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन को जहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया फिर आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन रहेगा जहाँ पे नेक्स्ट, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमें जहाँ पे अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। अब आपने जहाँ पे अपना ऐड न्यू प्रॉपर्टी, अब आपने अपनी जो प्रॉपर्टी जो आप होल्ड करते हैं जो आपके और आपके फैमिली के नाम पे है वो आपने उसका जहाँ पे ब्यौरा देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, तो जहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जैसे आपने क्लिक किया तो जहाँ पे आ गया प्रॉपर्टी टाइप। तो इस सेलेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे जहाँ पे प्रॉपर्टी की टाइप्स आ जाएंगी, इसके बाद प्रॉपर्टी की सब टाइप आ जाएगी, प्रॉपर्टी सब टाइप डिस्क्रिप्शन आएगी, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो चलिए जहाँ से सबसे पहले हम प्रॉपर्टी टाइप पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आएगी तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ आएंगी आपके सामने। मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि हमारे साथ मूव हो सकती है, नंबर 2 जहाँ पे व्हीकल रहने वाला है, और इसके बाद रहेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर थोड़ा सा और इससे आप देखते हैं, सबसे पहले हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि मेरे पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मूवेबल है और उसकी पूरी हमने यहाँ पे डिटेल देनी है। तो आप इस पर सेलेक्ट कर लें। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ पे सबसे पहले उसके बाद इसकी जो सेकंड कैटेगरी है आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो आप ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपने देखना है कि सबसे पहले आप इसमें क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा कि जो भी कैश आपके पास होगी, कैश बैलेंस, ज्वेलरी, हाउस होल्ड। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सब टाइप आ गया है, तो आप इससे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जहां पर आप देख सकते हैं जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन होगी जहां पे हमें अपनी प्रॉपर्टी डिटेल देनी है। नंबर 1 प्रॉपर्टी टाइप, अगर आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट किया है जिसमें क्या रहेगा, आपका कैश बैलेंस रहेगा, आपकी ज्वेलरी रहने वाली है, कितनी कीमत की है। प्रॉपर्टी सब टाइप में क्या रहने वाला है, जो कि कैश बैलेंस आपके पास होगा सेविंग बैंक में जो होगा। इसी तरह जो भी आपने LIC, कोई भी शेयर मार्केट, ज्वेलरी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपके घर में अप्लाइंस है उनकी क्या कीमत है, वो सबका डिटेल आपने जहाँ पे एंटर करना है। नंबर 1 कैश इन हैंड, आपके हाथ में इस समय एज ऑन डेट आपके पास कितने पैसे हैं वो आपने जहाँ पे एंटर करना है। नंबर 2 जहाँ पे रहने वाला है टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग अकाउंट, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट हैं किसी भी बैंक में है तो उनमें कितना टोटल बैलेंस है उसे आप जहाँ पे एंटर करेंगे। नंबर जहाँ पे 3 रहेगा टोटल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अगर आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है, शेयर मार्केट में शेयर खरीदे हुए हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप इसे अपडेट कर दें, अदरवाइज इसे छोड़ दें। इसी तरह से नेक्स्ट जहाँ पे रहने वाला है आप जहाँ पे देख सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट इन एनी बैंक, अगर आपने किसी बैंक में FD करवाई हुई है तो उसकी क्या वैल्यू है, कितने पैसे की आपने FD करवाई हुई है। इसके साथ साथ अगर कहीं और भी आपने पैसा लगाया हुआ है उसकी डिटेल आपने जहाँ पे देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा टोटल वैल्यू ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट मेड, अगर इसके अलावा आपने कोई और इन्वेस्टमेंट की है उसकी कितनी वैल्यू है वो आपने जहाँ पे एंटर करनी है। रहने वाला है टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, जितनी भी ज्वेलरी आभूषण आपके पास हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या है। तो वैल्यू आपने कैसे जहाँ पे असेसमेंट करना है, एज ऑन डेट गोल्ड का क्या प्राइस है तो आपने उसी को जितने तोले आपके पास है इनटू कर लेना है, जो भी होगा वो आपने उसकी पूरी बर्थ आपने यहाँ पे एंटर करनी है। टोटल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जितने भी आपके घर में मोबाइल, लैपटॉप जो भी आपने खरीदा हुआ है उन सब की वैल्यू आपने नोट कर लेनी है। वो 1 लाख 2 लाख कितने की वो भी जो भी सामान आपके पास है वो आपने जहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा रिमार्क ऑब्लिक एडिशनल डिटेल, अगर आप देना चाहते हो तो आपने जहाँ पे एंटर करके इसके बाद आपने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सकते हैं मैंने एक डिटेल अपनी प्रॉपर्टी की जहाँ पे एंटर कर दी है जो कि प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसकी डिटेल जहाँ पे आ चुकी है। जो भी मेरे पास कैश था, बैंक बैलेंस था, FD थी, जितनी भी डिटेल ज्वेलरी जितनी कीमत की थी उसे सब मैंने जहाँ पे एंटर कर दिया है। इसे अब मैं कभी भी एडिट भी कर सकता हूँ और इस पूरी सेक्शन को मैं जहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। अब इसी तरह से हमारे पास जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी भी डिटेल आपने जहाँ पे देनी है, उसको एंटर करने के लिए आपने फिर से इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ऐड न्यू प्रॉपर्टी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब फिर से हमें जहाँ से प्रॉपर्टी की टाइप को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं फिर से आपके सामने वही पेज आ जाएगा। अब आपने जहाँ पे फिर से सिलेक्ट क्या ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे इसकी डिटेल हम फिल कर चुके हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी। अगर कोई व्हीकल
कोई भी गाड़ी आपके नाम पे है तो आप इसे जहाँ पे सेलेक्ट कर लें। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो भी मेरी कोई मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार आपके नाम पे है वो उसकी आप जहाँ पे हमने डिटेल देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने सेलेक्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, व्हीकल्स पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको आपके पास जो भी व्हीकल्स होगा, जो आरसी आपके नाम पे है, उसी की डिटेल आपने देनी है। आप के नाम पे है, जहाँ आपकी फैमिली के नाम पे कोई भी गाड़ी होगी उसी की डिटेल देनी है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई गाड़ी है वो आपके नाम पे नहीं है तो आप उसकी डिटेल जहाँ पे नहीं शेयर कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी टाइप, तो व्हीकल्स आ चुका है, सब टॉप यहाँ पे टाइप भी उसकी आ चुकी है। इसके बाद टाइप ऑफ द व्हीकल, अब जो व्हीकल आपके पास है वो क्या है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, उसे आप जहाँ पे लिखेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन जहाँ पे लिखेंगे। डेट एक्वायर्ड, कौन सी डेट को आपने उसको खरीदा था। मीन ऑफ एक्वायर्ड, कैसे खरीदा था, कैश खरीदा था, बैंक से लोन लिया था, किस प्रकार आपने उस चीज़ को एक्वायर किया था। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्वायरमेंट, अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है वो 1 लाख का आया है, 80,000 का आया, क्या उसकी कीमत रही है वो आपने जहाँ पे एंटर करनी है। मोड ऑफ एक्विजिशन, अब आपने उसको एक्विजिशन कैसे किया है, तो इस तरीके से आप जहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी डिटेल आपने जहाँ पे एंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा डेट ऑफ द एक्विजिशन, फ्रॉम हु एक्वायर्ड, कौन सी कंपनी से आपने उसको लिया है उसकी डिटेल आप जहाँ पे देंगे। वेदर एक्वायर्ड विद प्रॉपर परमिशन, क्या वो गाड़ी जो भी आपने ली है क्या प्रॉपर परमिशन से ली है। जिस भी आप ऑडियो के अंडर काम करते हैं क्या उसकी प्रायर परमिशन ली है। इसी तरह से अथॉरिटी रेफरेंस, अगर आपने परमिशन ली है तो उसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। गाड़ी के ऑनर का नाम क्या है, उसके बाद ऑनर का रिलेशनशिप आपके साथ क्या है। अगर आपके नाम पे है तो सिंपल आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद रिलेशन को जहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे। अदरवाइज आपकी वाइफ के नाम पे है, आपके बच्चे के नाम पे है, ऑनर का नाम आएगा। अब आपके साथ उसका क्या रिलेशन है वो जहाँ पे आने के बाद रिमार्क्स में देख लिया कि अगर कोई भी गाड़ी आपके नाम पे है तो उसकी अपनी डिटेल व्हीकल्स में जाके कैसे उसका पूरी डिटेल वहाँ पे एंटर करनी है। अब मेरे केस में मेरे नाम पे कोई भी गाड़ी नहीं है, इसलिए मैंने उस सेक्शन को बिल्कुल अनटच छोड़ दिया है। अब मेरे नाम पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इमूवेबल है, तो उसे ऐड करने के लिए आपने फिर से इसी ऑप्शन ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे एंटर कर देना है। अगर मैं जहाँ पे व्हीकल्स की भी डिटेल एंटर करता तो नंबर 2 जहाँ पे व्हीकल्स की भी डिटेल आ जाती और पूरा जहाँ पे इसका भी प्रोफाइल बन जाता। अब मेरे केस में नहीं था तो जहाँ पे प्रोफाइल नहीं बना है, मैं फिर से ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दूंगा। तो आपने भी इसी तरह से ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। अब जहाँ से हमें जो थर्ड सेक्शन है उसे भी जहाँ से चूज करना है तो फिर से आपने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से जहाँ पे 3 डिटेल्स आ जाएंगी। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, व्हीकल्स मेरे नाम पे नहीं है, मैंने इस सेक्शन को बिल्कुल अनटच रखा है। इसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मूव नहीं कर सकते हैं। कोई प्लॉट आपके नाम पे है, कोई घर आपके नाम पे है तो उसकी डिटेल भी आपने जहाँ पे एंटर करनी है। अगर कोई प्लॉट, कोई घर आपके नाम पे है, कोई ज़मीन का टुकड़ा आपके नाम पे है, तभी आपने इस सेक्शन को जहाँ पे ऑप्ट करना है। तो चलिए अब हम इसको ऑप्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको ऑप्ट करेंगे, ऑप्ट करने के बाद अब इसकी जो प्रॉपर्टी की सब टाइप है, फिर से आपने सेलेक्ट पे क्लिक करके उसकी सब टाइप को जहाँ पे सेलेक्ट करना है। जहाँ पे सब टाइप में भी जहाँ पे 3 सेक्शन आ जाएंगे, तो जहाँ पे आप देख लीजिए बिल्डिंग, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। अगर कोई घर आपके नाम पे है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, तो आपने जहाँ से सिलेक्ट करना है। नंबर 2, इमूवेबल में भी 3 कैटेगरीज हैं। पहले आपने एक कैटेगरी को फिल करना है, अगर दूसरी कैटेगरी आपके लिए एप्लीकेबल होती है तो दूसरी कैटेगरी भी आपने चूज़ करनी है। और इसी तरह थर्ड, तो 1 बाय 1 ही ये सारी चीज़ें होंगी। मान लेते हैं जैसे कि अगर बिल्डिंग और कमर्शियल रेजिडेंशियल आपके नाम पे कोई घर है तो आप पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। अब जहाँ पे आप देख लीजिए, अगर कोई घर आपके नाम या आपके फैमिली के नाम पे है तो उसकी डिटेल आपने जहाँ पे देनी है। तो प्रॉपर्टी टाइप आ गया, बिल्डिंग, कमर्शियल या रेजिडेंशियल जो भी है। अब जहाँ पे कौन सी स्टेट में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी तहसील में है, कौन से गाँव में है, कंप्लीट एड्रेस आपने जहाँ पे टाइप करना है, जहाँ पे आपका वो घर है, जो रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है। यहाँ पे आपने सिटी, जहाँ पे पिन कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डेट ऑफ एक्वायर्ड, मीन ऑफ एक्वायर्ड, कैसे आपने ली, कब ली, उसके बाद कहाँ से आपने लोन लिया, ये सारी डिटेल आपने जहाँ पे उस बिल्डिंग के रिगार्डिंग आपने जहाँ पे देनी है। जैसे आप जिसको पूरा फिल कर लेंगे, मेरे केस में अभी मेरे नाम पे कोई घर नहीं है, जिस घर में मैं रहता हूँ वो पैतृक है, तो इसलिए तो जहाँ पे अगर आपके नाम पे कोई प्लॉट है, उस पे आपने घर बनाया है, तो उसकी पूरी डिटेल आपने जहाँ पे उसकी 1 बाय 1 आपने एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आपको पता ही है, आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे, आप कभी भी उसे भी अपडेट कर सकते हैं फाइनल सबमिशन से पहले। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे ही अब मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, अगर आपके केस में तो होगा तो आपने इसको फिल करना है। आप बैक बटन पे क्लिक करें, फिर से हम जहाँ पे होम, यहाँ पे आ जाएंगे, होम टैब पे आ जाएंगे, तो जहाँ पे आपने फिर से
ऐड प्रॉपर्टी पे जाना है, तो जैसे आप ऐड प्रॉपर्टी पे जाएंगे फिर से हमारे सामने वही सेक्शन ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट जहाँ पे फिर से आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ से अभी आपने देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने बिल्डिंग, कमर्शियल और रेजिडेंशियल की डिटेल कैसे एंटर करनी है, अगर कोई भी घर आपके नाम पे है तो कैसे आपने बनाया, कहाँ से आपने लोन लिया, वो पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। लैंड, अब लैंड के बारे में अगर इसके आपने ब्यौरा देना है, अगर आपके पास कोई पैतृक संपत्ति या ज़मीन है तो आपके फादर ने आपके नाम पे वो लैंड रजिस्टर्ड कर दी है। अगर कोई भी रजिस्ट्री आपके नाम पे है, आपकी फैमिली के नाम पे है, तो आपने लैंड वाले ऑप्शन को भी जहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे जहाँ पे फिर लैंड डिटेल वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से सेक्शन वाइज जितनी बार भी आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल एंटर करनी है, कंपोनेंट वाइज आपको हर बार ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाके आप जहाँ पे देख लीजिए हमारे सामने नेक्स्ट यहाँ पे टैब ओपन हो चुकी है। तो जहाँ पे भी आपने ध्यान से करना है, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है, आप किसी के साथ डिस्कशन कर सकते हैं इसको फिल करने के लिए। फर्स्ट टाइम आपको अगर कोई परेशानी हो रही है तो जहाँ पे आप देख लीजिए फिर से वही रहेगा, आपके पास जो प्लॉट है वो कौन सी स्टेट में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी तहसील में है, कौन से गाँव में है, उस प्लॉट जो भी जिस गाँव में वो पड़ता है, जहाँ भी आपकी ज़मीन है तो आप उसकी डिटेल जहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सिटी हो गया, पिन कोड हो गया, सेम वही चीज़ होगी कि आपने उस प्लॉट को कैसे लिया, आपने पर्सनल लोन लिया कैसे लिया, ज़मीन आपके पास वो कैसे आई। तो इस तरीके से सारी डिटेल आपने जहाँ पे उस लैंड के पीस की भी आपने देनी है। उसके बाद उसके ऑनर का नाम क्या, आपके वाइफ के नाम पे है तो यहाँ पे रिलेशनशिप बताना, अगर आपके नाम पे है तो आपने अपना नाम लिखना और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा, आप कभी भी उसे अपडेट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट आप मत कीजिए, आप किसी और के साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर जब आपको पूरा पता चल जाता है कि जो भी डाटा आप जहाँ पे सेव करेंगे, जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका डाटा एज ऑन सेव रहेगा फाइनल सबमिशन तक। बस आपने ये देखना है कि आपने इंश्योर करना है कि 31 जैन तक आपने उसको सबमिट कर देना है। तो इससे पहले आप अपने प्रोफाइल को किसी और को भी चेक करवा सकते हैं कि मैंने अपनी जो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न है वो फाइल कर दी है। आप मेरे प्रोफाइल को लॉगिन करके एक बार चेकआउट कर लें कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने वो उसमें फिल की है क्या वो सही है, जहाँ की गलत है। इस तरीके से सारा डाटा आपने जहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा, आप कभी भी उसे अपडेट कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन से पहले मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे आप बैक पे क्लिक करेंगे आप फिर से होम टैब पे जहां पे आ जाएंगे। जैसे आप जहां पे होम टैब पे आएंगे, अगर आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी आपके पास है वो जहाँ पे डिटेल आ गई, व्हीकल्स होगा उसकी डिटेल जहाँ पे आएगी। इसी तरह से सेक्शंस बन जाएंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर आपके पास कोई घर है तो उसकी डिटेल भी जहाँ पे आ जाएगी और इसी तरह से आप कभी भी उसे एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से लैंड आपके नाम पे है उसकी पूरी डिटेल जहाँ पे आके उसका भी जहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, उसे आप कभी डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ पे 4-5 जो प्रॉपर्टी की डिटेल है वो आपके सामने जहाँ पे आ जाएंगी। सब चीज़ों को चेक करने के बाद फाइनल सबमिट आपका तब होगा जितनी बार भी उसे आप ऐड करेंगे। जब तक आप फाइनल सबमिट जहां पे नहीं करेंगे, आप लॉग आउट हो जाएंगे, आपका डाटा जितना भी होगा वो एज ऑन सेव रहेगा जैसा भी आपने फिल किया हुआ है। आप किसी एक्सपर्ट को चेक करवा सकते हैं, नहीं तो सब कुछ सही है तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दें, आपका डाटा फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप कभी एडिट नहीं कर सकते हैं। जितना भी आपका डाटा होगा वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो डाटा चला जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ घर बैठे हम अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न है उसे हर साल इसी तरह से हमने अब फिल करना है। तो आपने देख लिया, कहीं पे भी आपको कोई भी परेशानी आती है आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डेफिनेटली जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपकी इसके ऊपर हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।